हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने में एक नया टॉपिक लेके प्रस्तुत हुआ हूँ और ये सोशियोलॉजी का टॉपिक है। आपके एमपीपीएससी में और यूपीएससी में इन टॉपिकों का समावेश है। टॉपिक का नाम है साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज की विशेषता। तो जैसा कि एक स्टूडेंट्स के विशेष आग्रह पर मैंने इस टॉपिक को चुना। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। हालांकि ये टॉपिक बहुत हार्ड नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आप इस टॉपिक को भारतीय समाज की विशेषता के बारे में आप समझें। इसके पहले मैंने करीब 7-8 वीडियो सोशियोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पर डाला हुआ है यूट्यूब पर, आप ज़रूर देखें उसको, जिसमें कि ट्राइब, कास्ट, सेंसिटाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, इन सब बातों के बारे में इन टॉपिकों के बारे में मैंने व्याख्यान प्रस्तुत किया है। तो जब उन टॉपिकों को पढ़ करके इसको आप जब को रिलेट करेंगे तो आपको सारे पिक्चर क्लियर हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं। इंडियन सोसाइटी में भारतीय समाज की विशेषता क्या होती है। जैसे अभी पूर्व के लेक्चर में मैंने बताया आपको कि हर समाज के एक स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होता है। जैसे मैंने पूर्व के वीडियो में अमेरिकन सोसाइटी के बारे में बताया था, तो इसी तरह से जापान के सोसाइटी के कुछ स्पेशल फीचर हैं, चाइना की सोसाइटी के कुछ स्पेशल फीचर हैं। उसी तरह से हमारे हिंदुस्तान के सोसाइटी के बहुत खास इम्पॉर्टेंट विशेषताएं हैं। अब वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो पहला विशेषता ये है कि भारत के जो समाज है उसका जो कल्चरल ट्रेडिशन है वो कंटिन्यूअस है, लगातार है, उसमें कोई ब्रेक नहीं हुआ है। जैसे आप यूनान की सभ्यता देखेंगे या रोम की सभ्यता देखेंगे, बेबीलोन की सभ्यता देखेंगे, तो वो डिसकंटिन्यू हो गया। मिस्र की सभ्यता 100-150 वर्ष पहले लोगों को पता ही नहीं था। वो तो नेपोलियन के जो इन्वेजन हुए थे इजिप्ट पर, मतलब मिस्र पर, उसके बाद में जो है वहाँ पर पता लगा कि यहाँ पर एक प्राचीन सभ्यता था। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के जो कल्चरल ट्रेडिशन है वो क्या है? कंटिन्यूअस है, लगातार है, उसमें किसी प्रकार का कोई ब्रेक नहीं हुआ है और ये बहुत ही प्राचीन है। दूसरा हमारा विशेषता है धर्म। धर्म एज द लाइफ सेंटर ऑफ इंडियन सोसाइटी। अब ये धर्म जो दोस्तों, धर्म को जैसे रिलीजन मानते हैं, धर्म का जो व्याख्या होता है वो सिंपल क्या होता है? रिलीजन अंग्रेजी में। लेकिन यहाँ जो हम अभी बाद में आपको बताएंगे कि धर्म की क्या विशेषता है भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में, ये एक बहुत व्यापक अर्थ है इसका। तो ये धर्म जो शब्द है, जिसको कि महात्मा गांधी ने भी अनेक बार इस्तेमाल किया और बहुत सारे फिलोसफर, इंडियन फिलोसफर ने इस्तेमाल किया, तो इसके एक विशद रूप हैं और इसी के चारों तरफ भारतीय लोगों की, भारतीयों की उनकी जो पूरी जो जीवन की फिलॉसफी है, जो जीवन के जो उद्देश्य हैं, वो चारों तरफ घूमते हैं। तो उसके बारे में बताएंगे आपको। और तीसरा है साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ इंडियन हेरिटेज। अब दोस्तों, जैसे कि अंग्रेजों के ज़माने में ये कहा जाता था कि हिंदुस्तान जो है वो सपेड़ों का देश है, लेकिन ये बात सही नहीं है। हमारे देश में वैज्ञानिकों की ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन रहा है और उसी से अरब लोगों ने सीखा और उसके बाद में यूरोपियन लोगों ने सीखा। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो केवल हिंदुस्तान सपेरों का देश नहीं है और केवल धार्मिक देश नहीं है, बल्कि यहाँ के ऋषि मुनियों ने, यहाँ के वैज्ञानिकों ने प्राचीन भारत में भी और मध्यकालीन भारत में भी एक से एक नए प्रयोग किए थे। बाद के वर्षों में जब हिंदुस्तान गुलाम हो गया तो उसके बाद से साइंटिफिक प्रगति या माने वैज्ञानिक प्रगति रुक गई, वो दूसरी बात है। लेकिन
उसके बारे में भी आपसे विशद बात करेंगे। और तीसरा पॉइंट है हार्मोनी विथ नेचर। तो जैसे प्रकृति में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं रखा गया है। चौथा पॉइंट है मिक्स ऑफ मॉडर्निज्म एंड ट्रेडिशनलिज्म। हिंदुस्तान में इतनी प्रगति होने के कारण होने के बावजूद भी, जैसे आप देखते हैं कि हमने अभी मॉडर्नाइजेशन का चैप्टर आपको बताया था, वेस्टर्नाइजेशन भी बताया था, आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो उस आधुनिकीकरण के दौर में भी हिंदुस्तान में ट्रेडिशनलिज्म, परंपरावादी दृष्टिकोण और आधुनिकवादी दृष्टिकोण, ये दोनों का मिक्स हमारे समाज में व्याप्त है। इसके बारे में व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। और सबसे जो अगला पॉइंट है एसिमिलेशन क्वालिटी। हिंदुस्तानी संस्कृति में या समाज में क्या विशेषता रही है? अपने में आत्मसात करना। एसिमिलेशन माने आत्मसात करना। और ये भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज की सबसे बड़े बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहे हैं। और ये इसको डायनामिज्म प्रदान किया है, गतिशीलता प्रदान किया है। और इसके बाद में पैट्रियार्की। जैसे आप देखते हैं हिंदुस्तान की समाज जो है वो क्या है? प्रतिसत्तात्मक। हालांकि इसके अब धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं, लेकिन ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और लास्ट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हिंदुस्तान का समाज इतना मॉडर्नाइज होने के बावजूद भी अभी भी 70% जो लोग हैं वो हिंदुस्तान के गांव में रहते हैं। जो हमारा जो जर्नी चालकोलिथिक पीरियड से, अभी पिछले क्लास में मैंने बताया था आपको, जो चाल कॉपर स्टोन युग से जो शुरू हुआ वो अभी भी अनवरत जारी है। और 70% लोग अभी भी गांव में बसते हैं, जिस तरह से लोग आज से करीब करीब 5000 वर्ष पहले रहते थे। तो और इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लास एंड कास्ट डिवाइड। इसके बारे में भी हम आपको डिटेल में व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। और लास्ट में है टॉलरेंस एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। हमारे भारतीय समाज की जो विशेषता है वो है सहनशीलता, सहिष्णुता जिसको बोलते हैं हिंदी में, और परस्पर रिस्पेक्ट देने का भाव, आदर सम्मान देने का भाव। हम किसी को दुश्मन नहीं समझते। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया, टोटल 11 पॉइंट्स मैंने लिए हैं। इसके बारे में हम बारी बारी से अब व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। और इसके अलावा जो इसका एक इंपॉर्टेंट और फैक्टर है, और वो है कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इम्पिंजेज अपॉन द इंडियन सोसाइटी। मतलब वो कौन कौन से कारक हैं जो भारतीय समाज को प्रभावित कर रहे हैं, या उसकी जो यूनिटी है या उसकी जो एकता है उसमें खलल डाल रहे हैं, या परेशानी का सबब बन गए हैं। तो वो क्या क्या है? तो पहला हमने लिखा है कास्टिज्म, जातिवाद। दूसरा है रीजनलिज्म, क्षेत्रीयतावाद। तीसरा है कम्युनलिज्म, संप्रदायवाद। चौथा है लिंग्विज्म, भाषावाद। पांचवा है रिलीजियस बाइगोटिज्म, मतलब धार्मिक कट्टरतावाद। और छठा है सेसेशनिस्ट, मतलब विभाजनकारी तत्व। सातवां है टेररिज्म, आतंकवाद। और आठवां है पाकिस्तान फैक्टर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसी सारे जो पॉइंट्स हैं, जो फैक्टर्स हैं, उसमें हम अपने आप को लिमिटेड रखेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत विशद टॉपिक है और इस पर करीब 7-8 वीडियो बनाए जा सकते हैं। तो अभी हम मात्र 50 मिनट के क्लास में इसको रेखांकित करने का प्रयास करेंगे। कि मैंने पहला पॉइंट लिया, और वो क्या था कि इंडियन कल्चरल ट्रेडिशन इज कंटिन्यूअस एंड एंशिएंट। जैसे मैंने आपको बताया कि केवल चीन को छोड़ करके और जापान को छोड़ करके, 2 कंट्री को छोड़ करके, कोई वर्ल्ड में कोई कंट्री ऐसा नहीं है, कोई भी सभ्यता ऐसा नहीं है जो लगातार पिछले 5000 वर्षों से चला आ रहा हो। तो हमारा जो सभ्यता है वो सबसे प्राचीन सभ्यता है। मैंने इसके बारे में आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताया, और इसके आज मैंने चालकोलिथिक फेज या उसको सिविलाइजेशन भी बोल सकते हैं, उसके बारे में बताया, जहां पर कि गांव का विकास हुआ। तो वहां से हमारा जो जर्नी शुरू हुआ वो अद्यतन चल रहा है। ग्रीस में सभ्यता का विकास हुआ, रोम में सभ्यता का विकास हुआ,
मिस्र में सभ्यता का विकास हुआ, मेसोपोटामिया जिसको आजकल इराक बोलते हैं, वहां पर सभ्यता का विकास हुआ, लेकिन वो समाप्त हो गया, धूल धूसरित हो गया। साउथ अमेरिका में बहुत सारे सभ्यता, माया सिविलाइजेशन का विकास हुआ, वो भी खत्म हो गया। लेकिन हमारी जो सभ्यता है वो लगातार पिछले 5 वर्षों से चली आ रही है, 5000 वर्षों से चली आ रही है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हम में डायनामिज्म है, हम में गतिशीलता है, समय के साथ में हमने अपने आप में परिवर्तन किया है, और धीरे धीरे जो नए जो चीजें आई हैं उसको हमने अपने में समाहित करने का प्रयास किया है। तो इसके कारण से भारत की समाज जो है, हिंदुस्तान की समाज, वो कंटिन्यूअस है, माने लगातार जारी है, और इसके अलावा वो प्राचीनतम सभ्यता है। जैसे कि हिंदू धर्म है, अभी 8वीं-9वीं शताब्दी के बाद में हिंदू धर्म कहा जाने लगा, लेकिन उसके पहले क्या था? सनातन धर्म, या इसको ब्राह्मणिज्म भी कह सकते हैं। हमारे धर्म में, मतलब हिंदू धर्म मान लीजिए, और दूसरे धर्म में अंतर क्या है? हमारे धर्म में कोई प्रॉफिट नहीं है, जैसे इस्लाम में प्रॉफिट है, ईसाई में, क्रिश्चियनिटी में एक किताब है, स्पेसिफिक किताब बाइबिल। इस्लाम में एक कुरान है जो मोस्ट सेक्रेड है, लेकिन हमारे यहां भी है गीता। लेकिन केवल गीता ही नहीं है, बहुत सारे हमारे पास में स्क्रिप्चर्स हैं। हमारे पास में वेद है, 4 वेद है, उपनिषद है 108, हमारे पास में बड़े बड़े 2 महाकाव्य हैं, महाभारत और रामायण, और इसके अलावा बहुत सारी स्मृतिज हैं जो एक नॉलेज का भंडार है। और जिस तरह से दयानंद सरस्वती ने कहा था कि बैक टू वेदास, मतलब उन्होंने ये कहा कि जो वेद में जो है ना, वेद मतलब वेद, वेदांग, स्मृति, ये सारे चीज जो है वो वेद के ही भाग हैं, या उपनिषद। उन्होंने कहा कि बैक टू वेदास, बैक के वेद की तरफ चलिए, मतलब वहां पर ज्ञान के भंडार छुपे हुए हैं। हमारे पास 18 पुराण है, जिसको व्यास मुनि के द्वारा लिखा जाना बताया जा रहा है। तो इस तरह से हमारा जो धर्म है, मतलब सनातन धर्म, वो आदिकाल से चला रहा है, उसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, और उसमें कोई एक स्कूल ऑफ थॉट नहीं है, बल्कि बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट हैं। इसमें बहुत सारे सेक्ट हैं, जैसे वैष्णविज्म जो विष्णु के अनुयायी हैं, दूसरे शिव के अनुयायी जिसको शैव बोलते हैं, शक्ति के उपासक शाक्त कहते हैं, सूर्य के उपासक ब्रह्मा के उपासक, गणेश के उपासक जिसको स्मार्त कहते हैं। तो बहुत सारे सेक्ट या संप्रदाय हिंदू धर्म में हैं, और उसी को इकट्ठा करने के लिए आदि शंकराचार्य ने पंचायतन सिस्टम लागू किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई पूजा पाठ आप शुरू करते हैं या कर्मकांड शुरू करते हैं, तो सबसे पहले ये 5 देवता को आपको आवाहन करना होगा, ताकि जो अलग अलग जो देवताओं के अनुयायी हैं उनमें किसी प्रकार का फूट नहीं पड़े, वो एक दूसरे से लड़े झगड़े नहीं। हालांकि उसमें वो ज़्यादा सफल नहीं हुए, क्योंकि हमें मालूम है कि नासिक में 18वीं शताब्दी में जो कुंभ हुआ था, उसमें वैष्णव और शैव संप्रदाय के लोगों ने एक दूसरे को मार काट किया था, लगभग 300-400-500 लोग मारे गए थे। हालांकि इसका इफेक्ट जरूर पड़ा समाज में, और इससे हिंदू धर्म ताकतवर हुआ, छिटपुट घटनाएं होती रहीं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इंडिया का जो सांस्कृतिक जो विरासत है वो लगातार है,
उसमें किसी तरह से कोई ब्रेक नहीं हुआ है जिस तरह से दूसरे जगह हुआ, और ये प्राचीन है। इसमें कोई एक देवता नहीं है, बहुत सारे देवता हैं। और हमारे ऋषि मुनियों ने तो यहाँ तक कहा कि एक ही सत्यम, एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदंती, मतलब एक ही सत्य है, ओनली वन थिंग इज ट्रूथ। ब्राह्मणाज स्पीक इन डिफरेंट लैंग्वेज, या लर्नेड पीपुल स्पीक इन डिफरेंट लैंग्वेज, मतलब सत्य एक है लेकिन उसको विप्रा बहुधा वदंती, मतलब विभिन्न प्रकार से बोलते हैं। ये क्या मतलब हुआ? आदि शंकराचार्य ने भी, जो 8वीं शताब्दी में पैदा हुए, जो मोनिज्म के अद्वैतवाद के सबसे बड़े प्रवर्तक थे, हालांकि हिंदुस्तान में अगर आप देखेंगे तो उनसे पहले ही उपनिषदों में इसकी व्याख्या प्रस्तुत है, लेकिन उसको उन्होंने ठीक ढंग से कोडिफाई किया। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने जो फिलॉसफी दिया उसका विश्व में कहीं भी उसका मुकाबला नहीं है। उन्होंने कहा कि ब्रह्म मतलब ऑल पावरफुल, जो ताकत है, जो शक्ति है, उस ब्रह्म, ब्रह्मा नहीं ब्रह्म, वो अदृश्य है, इम्यूटेबल है, और वही इस जगत के पालनहार है। और जीव जैसे मनुष्य, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ब्रह्म और जीव दोनों में अंतर नहीं है। अगर अंतर है तो माया का है, अविद्या का है, मतलब अंग्रेजी में उसको बोलेंगे इग्नोरेंस। अगर माया और अविद्या को दूर कर दिया जाए, और वो दूर कैसे होगा? बाय अटेनिंग नॉलेज। जैसे 4वीं शताब्दी में प्लेटो ने कहा था, ग्रीक दार्शनिक, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, और इसके बारे में हम अलग से व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे इथिक्स के क्लास में। प्लेटो के थॉट्स के बारे में आप लोगों के टॉपिक में भी है। तो उन्होंने क्या कहा कि नॉलेज इज पावर, और यही चीज अगर आप कोरिलेट करें, माने ज्ञान ही शक्ति है, तो आदि शंकराचार्य क्या कह रहे हैं कि माया और अविद्या। तो दोस्तों, आदि शंकराचार्य ने क्या कहा कि अगर जो ऑल पावरफुल ब्रह्म है, जो सर्वशक्तिमान ब्रह्म है, और जो जीव है, जो जैसे हम लोग मनुष्य हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, भेद नहीं है। अगर भेद है तो वो क्या है? माया या अविद्या के कारण भेद है, और इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इग्नोरेंस। अगर आप में अज्ञानता है तो आपको भेद दिख रहा है, लेकिन अगर नॉलेज के द्वारा, ज्ञान के द्वारा उस अविद्या को या माया को दूर कर दिया जाए तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। मतलब जीव में और ब्रह्म में, ऑल पावरफुल ब्रह्म में, जो इस ब्रह्मांड के रचयिता हैं, जो अदृश्य हैं, जो सर्वशक्तिमान हैं, उनमें और जीव में, माने मनुष्य में, या सारे जितने भी जीव हैं, मनुष्य और दूसरे वनस्पति, सारे जितने भी हैं जिनमें जीव है, जो एनिमेटेड बीइंग है, उनमें कोई अंतर नहीं है। अब ये जो फिलॉसफी है, आप देखेंगे कि इस फिलॉसफी की तुलना विश्व के किसी भी फिलॉसफी से नहीं की जा सकती है। एक बहुत विशद फिलॉसफी है जहां पर जीव और ब्रह्म, मतलब गॉड और बीइंग, एनिमेटेड बीइंग, जिसमें कि वनस्पति से लेकर मनुष्य जाति भी शामिल है, दोनों को एक ही पेडेस्टल पर रखा गया है। इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे, द फिलॉसफी ऑफ आदि शंकराचार्य या हिंदू फिलॉसफी, तो उसके बारे में आपको और डिटेल में हम व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। तो दोस्तों, जो हमारा जो कल्चरल ट्रेडिशन है वो क्या है? कंटिन्यूअस है, लगातार चल रहा है, और सबसे प्राचीन है। और चाइना भी, चाइना को अगर छोड़ दें, चीन को अगर छोड़ दें, तो हमारे देश की जो सभ्यता है वो प्राचीनतम सभ्यता है। ये कंटिन्यूअस क्यों हुआ? आप देखेंगे भारत के इतिहास में आपने पढ़ा है कि हमारे देश में 6ठी शताब्दी से आक्रमण होते रहे हैं। सबसे पहले पर्शियन लोगों ने आक्रमण किया नॉर्थ वेस्ट एरियाज में, आपको मालूम है डेरियस फर्स्ट ने यहां पर अटैक किया था।
एकेमेनिड इंपायर, जो पर्सिया या आज की तारीख में ईरान बोलते हैं, वहां से हमारे देश पर आक्रमण होना चालू हुआ। और उसके बाद जब भी हमारे देश की सत्ता कमजोर हुई या देश छोटे छोटे किंगडम में विभाजित हुआ, आक्रमणकारियों ने हमारे देश पर लगातार प्रहार करते रहे। इंडो ग्रीक्स, पार्थियंस, स्काइथियंस, हून, कुषाण और उसके बाद में मुसलमान, मोहम्मद गोरी और महमूद, इनके बारे में हमने आपको बताया हुआ है। और उसके बाद में लास्ट में अंग्रेज, जो 200 वर्षों तक शासन किए। मुसलमानों ने लगभग 800 वर्षों तक शासन किया देश के विभिन्न हिस्सों में, खास करके उत्तर भारत में। तो इतना होने के बावजूद भी हमारे देश की जो सभ्यता है, जो इंडियन सिविलाइजेशन है, वो अक्षुण्ण क्यों रहा? उसके रीजन क्या हुए रहे? उसका रीजन है, और रीजन ये है कि हमने अपने आप को तैयार किया। हम ज्ञान के स्तर पर, हम फिलॉसफी के स्तर पर आक्रमणकारी से एक पैसा भी कम नहीं थे। बल्कि हमने क्या किया, खास करके हून का, और जिसके बारे में हम अभी आपको बताएंगे, और जो बहुत सारे जो आक्रमणकारी थे, खास करके केवल मुसलमान और अंग्रेजों को छोड़ करके, उनको अपने आप में समाहित कर लिया और हिंदू समाज में उनको एक रिस्पेक्टफुल या सम्मान का दर्जा दिया। जैसे कि मैंने पूर्व के वीडियो में बताया कि बहुत सारे जो आक्रमणकारी थे उनको राजपूत बना दिया गया, वर्ण सिस्टम में सेकंड स्थान। इसी तरह से बहुत सारे जो ट्राइबल्स थे, आदिवासी, उनको हिंदू समाज में हिंदुआइज कर दिया गया और उनके जो मुखिया थे उनको राजपूत बना दिया गया। जो उनमें भी जो निम्न वर्ग के थे उनको वैश्य में, शूद्र में, उसमें उनका पोजीशन निर्धारित किया गया। और ये वर्षों से लगातार ये प्रक्रिया चलती रही है। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि इन स्पाइट ऑफ hundreds of invasion on India, Indian civilization stood the onslaught of invaders and kept their civilization and culture intact. ये एक स्पेसिफिक फीचर है। ये स्पेसिफिक फीचर क्यों है? क्योंकि फिलॉसफी और ज्ञान के मामले में हम विश्व के किसी भी सिविलाइजेशन से हमेशा ऊपर रहे हैं। अगर हमारे उपनिषद को देख लिया जाए, उसके जो फिलॉसफी है उसको अगर दूसरे उसी समकालीन जो दूसरे सिविलाइजेशन के जो लिटरेचर हैं उनसे कंपैरिजन किए जाएं, तो आपको पता लगेगा कि हमारे ऋषि मुनि कितने हाई पेडेस्टल पर थे। अभी आपने देखा होगा कि इसमें लिखा रहता है, बहुत सारे जो अपने झंडे हैं कि क्या लिखा रहता है कि ओनली ट्रुथ इज विक्टोरियस, सत्यमेव जयते। अब इस सत्यमेव जयते जो है, आपको लगता होगा कि किसी ने उठा के रख दिया है, किसी ने लिख दिया है, लेकिन ये सत्यमेव जयते जो है वो हमारे झंडे पर, हमारे निशान पर, वो कहां से लिया गया? ईसोपनिषद से। जैसे अस्तो मां सद्गमय, मैं अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, यह उपनिषद के भाग है। तो जो उपनिषद में और वेदों में जो व्याख्या की गई है वो बहुत ही हाई लेवल की फिलॉसफी हैं और उसके तुलना दूसरे देश के सिविलाइजेशन या सभ्यता नहीं कर सकते हैं। और इसी कारण से हम इतने जो बर्बर आक्रमणकारी थे उनका मुकाबला करने में हम सक्षम हो पाए। दूसरा जो, चूंकि टाइम फैक्टर बहुत
लिमिटेड है, इसलिए मैं और व्याख्या प्रस्तुत नहीं कर पा रहा हूं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है धर्म। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियो में बताया था कि अपने हिंदुस्तानी कंटेक्स्ट में धर्म का अर्थ क्या होता है। धर्म मतलब होता है ध्री धातु से निकला हुआ है। ध्री मतलब होता है संस्कृत में होल्ड करना। अब इसका होल्ड करने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि जैसे कि आप अगर बोलचाल की भाषा में आप देखेंगे कि धर्म का मतलब होता है रिलीजन, सभी लोग जानते हैं कि रिलीजन, लेकिन हमारे हिंदुस्तानी संस्कृति में धर्म का अर्थ है राइटियसनेस। अंग्रेजी में उसको क्या बोलेंगे? राइटियसनेस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका एक विशद व्याख्या है कि आपको ड्यूटीफुल रहना है समाज के प्रति, अपने प्रति, परिवार के प्रति। और धर्म को जब आप आश्रम से नहीं मिलाएंगे, मतलब पुरुषार्थ का जो थ्योरी है, तब तक आप उसका अर्थ समझ नहीं पाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि आश्रम जो है वो 4 है, ब्रह्मचर्य, गारहस्थ और संन्यास, और एक और कौन सा है? ये जो 4 जो आश्रम हैं उसके हिसाब से धर्म निर्धारित किया गया है। जैसे कि ब्रह्मचर्य है, जो 1 से लेकर के 25 साल के जो उम्र के जो लोग हैं उनके लिए निर्धारित किया गया है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। ये आपका धर्म है। और आपका धर्म ये है कि आप पठन माने विद्या अर्जन करें। दूसरा क्या है? गारहस्थ। गारहस्थ का मतलब क्या होता है कि आप जब हाउस होल्डर बने 25 के बाद में, तो आप शादी करें, अपने बच्चों का परवरिश करें। दिस इज योर धर्म। आप अपने माता पिता का ख्याल रखें, यह भी आपका धर्म है। अपने जो नज़दीक के जो या दूर के जो भी रिश्तेदार हैं उनका ख्याल रखें। दिस इज योर धर्म। आप उससे बच नहीं सकते। तो हमारे हिंदू शास्त्र में जो इंपॉर्टेंट जो आश्रम, जो 4 आश्रम बताए गए हैं, उसमें मनुष्य का जीवन जो है ना 100 ईयर्स मैंने 100 वर्ष निर्धारित किया गया है। और इसी तरह से जो जीवन का लक्ष्य बताया गया है, जो पुरुषार्थ थ्योरी है, जिसके बारे में कभी अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का 4 लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किया है कि आपको समाज के प्रति, देश के प्रति, अपने प्रति, परिवार के प्रति आपको तो धर्मशील होना ही है, लेकिन साथ साथ आपको अर्थ का भी उपार्जन करना होगा। जब आप हाउस होल्डर बनेंगे, जब आप गारहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे, तो आपको धन उपार्जन करना होगा, क्योंकि परिवार के खर्चे कैसे चलेंगे? बच्चे का शिक्षा का उपाय आप कैसे करेंगे? क्योंकि हिंदुओं में सेल्फ डिपेंडेंट मतलब आत्मनिर्भर होने का सबसे बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया गया है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। काम मतलब सेक्स लाइफ। अब देखिए, पूरी खोल करके उन्होंने क्लियर कर दिया है कि अब आदमी की 2 भूख होती है, उसको उन्होंने कभी छुपाया नहीं। एक होता है रोटी, दूसरा है सेक्स। इससे जो इनकार करता है वो हिपोक्रेट है। और चौथा उन्होंने क्या कहा? मोक्ष। मोक्ष मतलब साल्वेशन। साल्वेशन क्या होता है दोस्तों? जब मृत्यु और जन्म के बंधन से आदमी मुक्त हो जाता है, द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ, तो उसको बोलते हैं मोक्ष, या अंग्रेजी में बोलते हैं साल्वेशन। तो ये धर्म को आप समझ गए होंगे। इसके बाद में जो तीसरा पॉइंट हम बताने जा रहे हैं वो क्या है? साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ इंडियन हेरिटेज। अभी बहुत सारे लोगों ने या विदेशियों ने यह कहा कि ये हिंदुस्तान जो है ना सपेरों का देश है, जादू टोना का देश है। लेकिन दोस्तों ऐसा है नहीं। हमारे देश में, प्राचीन भारत में वैज्ञानिकों की भरमार रही है। एक से एक नायब उन्होंने
इन्वेंशन किए हुए हैं, डिस्कवरी किए हुए हैं। आपको अगर आप कुतुब मीनार के पास चले जाएं, वहां पर एक लोहे का बहुत बड़ा खंभा गड़ा हुआ है, उसमें लिखा हुआ चंद्र। मैंने पूर्व के वीडियो में भी इसका हवाला दिया था। आप देखिए कि चंद्रगुप्त सेकंड का पीरियड का वो लोहे का खंभा है, पिलर है, करीब 6-7 फीट का है। और आज की तारीख में मतलब 480 एडी से लेकर के 415 एडी तक का पीरियड, या 380 से लेकर 415, ये पीरियड होगा चंद्रगुप्त सेकंड का। 380 से लेकर 415 के लगभग, एग्जैक्ट याद नहीं है। अब आप देखिए कितने साल हो गए, लगभग 1600 वर्ष हो गए हैं, लेकिन उसमें रस्टिंग नहीं हुआ, उसमें जंग नहीं लगा। आप अंदाजा लगाइए कि जो पूरी तरह से वायुमंडल में या सामने एक्सपोज है, 1600 वर्षों से है, उसको को रस्टिंग होते होते खत्म हो जाना चाहिए। तो ये क्या है? यदि उसमें लोहा में जब अशुद्धियां होती हैं, कार्बन होता है, जिंक होता है, बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं, उसी को परिष्कृत करके स्टील बनाया जाता है। तो अगर मान लीजिए 1600 वर्ष पहले गुप्ता पीरियड में अगर मेटलर्जी विज्ञान, धातु विज्ञान इतना सक्षम था कि 1600 वर्ष बीतने के बाद भी जो है उसमें रस्टिंग या जंग नहीं लगा, तो अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हिंदुस्तान के अलावा दूसरे किसी सिविलाइजेशन में आप बता दीजिए कि क्या उस समय के पीरियड में क्या मेटलर्जी इतना डेवलप था, क्या इतना विकसित था? शून्य का आविष्कार किसने किया? ब्रह्मगुप्ता जैसे गणितज्ञ, जिन्होंने रूट के थ्योरी बताए, क्यूबिक का थ्योरी बताया हुआ है, 10 का पावर बताया हुआ है। ये सारे चीज जो है ना हमसे अरबों ने सीखा और फिर अरबों से यूरोपियन ने सीखा। तो हमारे यहां 12वीं शताब्दी तक जो लास्ट में जो बहुत बड़े गणितज्ञ थे भास्कराचार्य, उसके बाद से हमारे यहां साइंस और मैथमेटिक्स में कमजोरी आने लगी, क्योंकि हमारा देश गुलाम हो गया। लेकिन उसके पहले हम किसी से भी कम नहीं थे, साइंस के मामले में भी। और आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त सरीखे यहां साइंटिस्ट रहते थे। सर्जरी के मामले में, बायोलॉजी के मामले में, मेडिसिन के मामले में आपने चरक संहिता, सुश्रुत संहिता सुना होगा। अगर उस काल का कंपैरिजन किया जाए दूसरे सिविलाइजेशन से, तो हमारा सिविलाइजेशन बहुत ऊंचे दर्जे का था। इसके बाद में हम तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारी जो विरासत है, हेरिटेज का हिंदी क्या होगा? विरासत। तो हमारी जो विरासत है वो केवल रिलीजियस या फिलॉसफी का विरासत नहीं है, बल्कि वो साइंटिफिक विरासत भी है। और हमारे देश के आज़ाद होने के बाद में आपने देखा होगा कि जबरदस्त हाई लेवल पर साइंटिस्टों का माने और टेक्नोक्रेट और टेक्नोलॉजिस्ट का यहाँ पर उदय हुआ है, जो कि अभी वर्ल्ड में तीसरे नंबर के, यदि आप टेक्नोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट की संख्या देखें तो विश्व में आपको हमारा देश तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। वो क्यों हुआ है? क्योंकि हम लोग शुरू से ही, भारतीय शुरू से ही जो है वैज्ञानिक सोच रखते हैं। अंग्रेजों को गुलामी के कारण, एवेन्यूज नहीं मिलने के कारण, सुविधा नहीं मिलने के कारण हम कमजोर हो गए थे। लेकिन हमारी जो विरासत है, जो हिंदू माइंड है, जो इंडियन माइंड है, वो किसी से भी कम नहीं है, और वो साइंटिफिक सोच वाला व्यक्ति है। तो ये जो विरासत है, इतना मजबूत विरासत किसी दूसरे सिविलाइजेशन में आपको नहीं मिलेगा। तीसरा या चौथा, हार्मोनी विथ नेचर। हमने नेचर में और मनुष्य में कोई फर्क नहीं किया है। प्रकृति में आप देखेंगे कि जितने भी देवी देवता हैं, उनके जितने वाहन हैं, वो सब अलग अलग
एनिमल हैं, जानवर हैं। जैसे दुर्गा माँ, उनका जो सवारी है वो लाइन है। जैसे ब्रह्मा, उनका जो सवारी है वो हंस है। जो विष्णु हैं, उनके सवारी क्या है? गरुड़ हैं। शंकर भगवान के जो सवारी है वो बुल है, नंदी है। जो हमारी नदियां हैं उसको भी हमने मां का दर्जा दिया हुआ है। जो हमारे माउंटेन हैं, जो पहाड़ हैं, जैसे कि अभी जो शंकर भगवान है वो कहाँ रहते हैं? कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत कहाँ है? हिमालय के गौरी शंकर चोटी पर, या कैलाश बोलते हैं। तो इसी तरह से जो सारे जो दक्षिण भारत के भी जो पर्वत हैं, या अभी बालाजी का जो मंदिर है दक्षिण भारत आंध्र प्रदेश में, तो सारे जो मंदिर पर्वतों पर, जो इम्पोर्टेंट मंदिर है पर्वतों पर स्थित हैं, उसको हम उससे अपने आप को या नदियों को अपने आप से अलग नहीं करते। हम अथर्ववेद का तो इतना भी श्लोक है कि अगर कोई व्यक्ति किसी धरती को चीरता है खेती के लिए कुछ भी, तो वो शोक मनाता है कि मैं जितना जल्दी हो सकूंगा वो आपको मैं पाट दूंगा। जो आपको जमीन को, जो मैंने आपकी माँ को, आपको जो मैंने चीरा है, आपका जो मैंने कल्टीवेट किया है, क्योंकि कल्टीवेट करेंगे तभी तो अन्न उपजेगा। तो वो शोक करता है कि जल्दी से जल्दी जो है ना, मैं उसको मैं रिप्लेनिश कर दूंगा, मतलब उसको भरपाई कर दूंगा। आपको मालूम होना चाहिए कि प्राचीन भारत में या अभी हाल तक ब्राह्मण हल नहीं जोतते थे, और अभी भी नहीं जोत रहे हैं। उत्तर भारत की मैं बात कर रहा हूं। वो उसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या है कि हल के द्वारा जमीन को जोता जाता है, चीरा जाता है, तभी तो आप कोई अनाज का उत्पादन करोगे। तो वो नहीं, पृथ्वी को कैसे चीरेंगे, वो तो मेरी माँ है। तो दूसरे जाति के लोग उसको हल चलाते थे, लेकिन ब्राह्मण, खास करके जो हम लोग मिथिलांचल या नॉर्दर्न इंडिया के लोग हैं, तो वो हल नहीं चलाते हैं। अब आजकल थोड़ा सा एक्सेप्शन हो गया होगा, जिसके बारे में मुझे मालूम नहीं है, लेकिन यह कितना बड़ा फिलॉसफी है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। तो प्रकृति में और मनुष्य में तादात्म्य बैठाने की कोशिश किया गया है भारतीय समाज के द्वारा। जिस तरह से आजकल पर्यावरण को प्रदूषित करने, उसको डैमेज करने का पश्चिमी देशों ने ज़बरदस्त प्रयास किया है, और पूरे इकोलॉजी में असंतुलन या पर्यावरण में असंतुलन या इम्बैलेंस हो गया है। तो हमारे ऋषि मुनि इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखते थे कि पर्यावरण में किसी प्रकार का असंतुलन नहीं हो, ये 3000 वर्ष से पहले से। तो दोस्तों, ये जो हार्मोनी विथ नेचर है, ये हमारे इंडियन सोसाइटी की सबसे बड़ी विशेषता है। हालांकि आज के इंडस्ट्रियलाइजेशन के युग में, औद्योगिकरण के युग में बहुत ज़बरदस्त लेवल पर अर्बनाइजेशन या शहरीकरण होने के कारण से पर्यावरण में बहुत ज़्यादा असंतुलन अपने देश में भी हो गया है। लेकिन जिस तरह से अभी भारत सरकार के द्वारा स्वच्छ अभियान और इसके तहत में जो विभिन्न तरह के कार्यक्रम, जैसे कि गांव-गांव में लैट्रिन वगैरह की जो व्यवस्था की जा रही है, वो भी पर्यावरण को दूषित होने से रोकने का एक प्रयास है। जैसे वृक्षारोपण कर रहे हैं, हम लोग हर साल करते थे पुलिस में, अभी भी किया जा रहा है। वो क्या है? वो है पर्यावरण को सुरक्षित रखने का एक माध्यम। क्योंकि हमें पता है कि आज से 300-400 वर्ष पहले हिंदुस्तान के 50% भागों में जंगल हुआ करता था। आज जंगल कटते कटते 20-22% रह गया है, और उसका भी जो एरिया है वो कुछ क्षेत्रों तो सीमित है। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर जंगल है ही नहीं। तो इस पर्यावरण को असंतुलित जो हो गया है, उसको दूर करने का प्रयास विभिन्न सरकारों के द्वारा भी किया जा रहा है। लेकिन ये हमारी विशेषता रही है कि हम प्रकृति के साथ में अपने आप को तादाद में स्थापित करें, टू हार्मोनाइज विथ नेचर। ये आपको दूसरे किसी सिविलाइजेशन में इतने बड़े पैमाने पर आप नहीं देख सकते हैं। इसके बाद में अगला पॉइंट लेते हैं। समय समाप्त हो रहा है,
मिक्स ऑफ मॉडर्निज्म एंड ट्रेडिशनलिज्म। देखिए, हमारा जो भारतीय समाज है वो आधुनिकता और परंपरावादी या परंपरा या ट्रेडिशनलिज्म दोनों का मिश्रण है। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको कि जैसे कि अंग्रेजों के 200 वर्ष यहाँ शासन करने के कारण से मैंने पूर्व के वीडियो में आपको वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन के बारे में बताया है। आप उस वीडियो को जरूर यूट्यूब पर देखिए, AJIS एकेडमी इंदौर टाइप करके देखिए, सब्सक्राइब करिए। तो मॉडर्नाइज या आधुनिकरण, समाज में आधुनिकरण होने के कारण से, न्यू टेक्नोलॉजी का विकास होने के कारण से भारतीयों के द्वारा उन पश्चिमी संस्कृति माने पश्चिमी टेक्नोलॉजी को स्वीकार करने के बावजूद, पश्चिमी आइडियोलॉजी को स्वीकार करने के बावजूद जो उनका जो ट्रेडिशनलिज्म है, मतलब परंपरावादी जो दृष्टिकोण है, उसको उन्होंने छोड़ा नहीं। और ये आपको फैमिली में, परिवार के संरचना में, शादी के समय में आपको मिल जाएगा। जैसे कि अभी भी आप देखेंगे कि 99% मामले में जो हमारे जो फैमिली वैल्यूज हैं, परिवार के जो वैल्यूज हैं, उसको हिंदुस्तानियों ने अक्षुण्ण बना के रखा है। अब शादी के समय मान लीजिए एक मैं उदाहरण देता हूं कि कास्ट टूट रहे हैं, जातियां टूट रही हैं, सबको मालूम है। लेकिन जब शादी की बात आती है तो कोई भी व्यक्ति ये तैयार नहीं होगा कि जिस गोत्र के आप हैं उसी गोत्र की लड़कियों से शादी करें आप। मतलब जिस क्लान के हैं, भले कास्ट के अंदर में आपको शादी करना है, जाति के अंदर में तो वो तो कास्ट तो इंडोगोमस है, उसी में आपको शादी करना है। अभी कुछ कुछ मामले में इंटर कास्ट मैरिज भी हो रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपने इंटर कास्ट के अंदर में शादी किया, तो अगर कास्ट में क्या होता है, विभिन्न गोत्र होते हैं। तो अगर मान लीजिए कि आपने समगोत्री लड़की से शादी कर लिया तो समाज से आप बहिष्कृत कर दिए जाएंगे, आप उस समाज के हिस्सा नहीं हो सकते हैं, यू विल बी आउटकास्ट। दूसरा मैं उदाहरण बताता हूं, जैसे विलेज सिस्टम है और गांव के कुछ नियम कानून बने हुए, जैसे कि गांव में सामाजिक स्तर पर, पॉलिटिकल स्तर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, गांव में जो सबसे श्रेष्ठ लोग हैं, इल्डर्स हैं, वो गांव के मुखिया माने जाते, हेडमैन माने जाते हैं उस गांव के, चाहे बिरादरी कोई भी हो। एक गांव में 10-20 प्रकार के जातियां हो सकती हैं। तो अगर मान लीजिए कि किसी प्रकार का एक जाति या दूसरे जाति के ऊपर कोई विपत्ति पड़ा तो गांव के सारे लोग बैठ के क्या करते हैं, उसको सुलह करने की कोशिश करते हैं, समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। अब अगर आप मॉडर्नाइजेशन की तरफ से देखेंगे, आधुनिकता, तो उसमें क्या पाएंगे आप कि वहां पर एक न्यूक्लियर फैमिली होता है जिसमें कि पति पत्नी और बच्चे होते हैं, हर आदमी अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है। लेकिन आधुनिकीकरण होने के बावजूद हिंदुस्तान का जो बच्चा है वो अपने माँ बाप को 99% मामले में नहीं छोड़ता है। 1-8% अपवाद हो सकते हैं और हम भी देख रहे हैं, लेकिन माँ बाप को वो तिरस्कृत नहीं करता है। तो ये जो है फैक्टर, ये बहुत बड़ा काम करता है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, जैसे डांस सिस्टम है। अब डांस में आपको मालूम है कि क्लासिकल जो डांस है हिंदुस्तान में, कुचिपुड़म और भरतनाट्यम, कथक, ये सारे कथकली, ये 4 जो इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म हैं। अब अगर मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से आप देखें तो उसमें पश्चिमी देशों के डांस भी हिंदुस्तान में आ गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है कि जो हमारे जो क्लासिकल जो डांस है वो गायब हो गया है, बल्कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन साधन का जबरदस्त वृद्धि होने के कारण से ये डांस फॉर्म भी जो है वो उतने ही उत्तरोत्तर गति से देश में और विदेश में प्रचलित हो गए हैं। और हम छोड़ नहीं रहे हैं अपने क्लासिकल डांस को कि चलो अभी अब पश्चिमी देश बेले डांस हिंदुस्तान में आ गया तो मैं कथक को छोड़ रहा हूं, ऐसा नहीं हो रहा है। तो कहने का आशय यह है कि हमने
आधुनिकरण को या मॉडर्नाइजेशन को तो अख्तियार किया है, लेकिन उसके साथ साथ जो ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं उसको भी हम अपने साथ में रखे हैं। हमने आर्किटेक्चर के मामले में हमने इस्लामिक आर्किटेक्चर को भी एक्सेप्ट किया, गोथिक आर्किटेक्चर को भी, जो जिसको पश्चिमी देश का आर्किटेक्चर बोलते हैं, उसको भी एक्सेप्ट किया। लेकिन जो हमारा जो आर्किटेक्चर, जो नागर कला है आर्किटेक्चर, उसको हमने छोड़ा नहीं। और इसका सबसे बड़ा बानगी है राष्ट्रपति भवन, आप जाके देख लीजिए। उसमें आपको विभिन्न प्रकार के, विभिन्न सिविलाइजेशन के आर्किटेक्चर आपको मिल जाएंगे। राजपूत आर्किटेक्चर भी मिल जाएगा, पहाड़ी आर्किटेक्चर जिसको बोलते हैं वो भी मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारा देश, कहने का आशय ये है कि हमारा देश जो है, यह हमारा समाज आधुनिकरण और परंपरावादी दोनों का सम्मिश्रण है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट जो एक फैक्टर है वो है एसिमिलेशन क्वालिटी। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि पिछले 5,000 वर्ष के इतिहास में भारतीय समाज में क्या हुआ। भारत में बुद्धिज्म पैदा हुआ, जैनिज्म पैदा हुआ, सिखिज्म पैदा हुआ और हिंदुइज्म पैदा हुआ। 4 इंपॉर्टेंट रिलीजन पैदा हुए। और इसके अलावा जोरोस्ट्रियनिज्म, जिसको कि जो पर्सिया से आया था, जो अभी बहुत सारे पारसी लोग बॉम्बे और सूरत के इलाके में रहते हैं, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, ये सारे धर्म आए और सारे धर्मावलंबी हिंदुस्तान में रह रहे हैं। लेकिन जो जिनके धर्म नहीं थे उनको एसिमिलेट, मन अपने में समाहित करने की क्षमता सबसे ज्यादा भारतीयों में। इस्लाम में बहुत सारे, जैसे मुहर्रम होता है, जैसे ईद होता है, तो या हिंदुओं के त्यौहार होते हैं, तो सब मिलजुल करके जो है वो उन त्योहारों को मनाते हैं। तो ये जो क्वालिटी है, और आपको अभी हमने बताया कि बहुत सारे आक्रमणकारी हिंदुस्तान में आए, जैसे कि कुषाण, पार्थियंस, ग्रीक्स, हुन्स। अब चूंकि उनके कोई आइडियोलॉजी नहीं थे, उनको भारतीय समाज में उनको समाहित कर दिया गया। तो एसिमिलेशन का जो क्वालिटी है, दूसरे के व्यू पॉइंट को समझने की जो क्षमता, जिसको जैनिज्म में स्यादवाद कहते हैं। स्यादवाद का मतलब क्या होता है कि डोंट बी जजमेंटल अबाउट एनीबॉडी। दूसरे का व्यू पॉइंट भी उतना ही ट्रूथफुल हो सकता है जितना कि आपका है। ये बहुत बड़ा फिलॉसफी है। इसके बारे में, जैनिज्म फिलॉसफी के बारे में हम अलग से टॉपिक बनाएंगे जब हम फिलॉसफी का सीरीज बनाएंगे। तो जो स्यादवाद का जो फिलॉसफी है, यह बहुत बड़ा व्यापक फिलॉसफी है। और इसके तहत में हमने सबको पनाह दिया। कोई भी धर्मावलंबी आए हिंदुस्तान से, कोई वापस नहीं गया। लेकिन यह बात जापान में लागू नहीं था, यह बात चीन में लागू नहीं था। कोई बाहरी तत्व वहां प्रवेश नहीं कर सकता था, दूसरे धर्मावलंबी वहां जा नहीं सकते थे। अगर आप जापान का इतिहास पढ़ें तो हाल तक लगभग 19वीं और 20वीं शताब्दी तक वहां पर दूसरे प्रकार के धर्मावलंबी, जो रिलीजियस पीपुल थे, धर्मावलंबी थे, उनके जापान में या चाइना में घुसने का मना ही था। लेकिन हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं था। तो यूनिटी, अब लास्ट में जो पॉइंट है वो 1-2 पॉइंट और बताऊंगा। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? विभिन्न, एकता में, अनेकता में एकता, विभिन्नताओं में एकता। इसका मतलब क्या हुआ? अब जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश में अनेक प्रकार के भाषा हैं। शेड्यूल 8 में ही 22 प्रकार के भाषाओं को भारत सरकार ने या कॉन्स्टिट्यूशन ने मान्यता दिया हुआ है। इसके अलावा सैकड़ों बोलियां हैं, बहुत सारी भाषा है जो भी मान्यता प्राप्त नहीं कर पाया है। बहुत सारे अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन हैं। एक जगह का जो कल्चर है वो, जैसे तमिलनाडु का कल्चर वो आसाम के कल्चर से मेल नहीं खाता। तो डिफरेंट कल्चर्स हैं। बिहार के जो कल्चर हैं वो आपको नागालैंड के कल्चर से नहीं मेल खाएंगे। इसी तरह से
देश में अनेक प्रकार के धर्म हैं, अनेक प्रकार के समुदाय हैं, अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन हैं, कहीं बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कहीं एकदम सूखा पड़ता है। उनके जो क्लॉथिंग के, जो खान पान के जो व्यवस्था हैं या कपड़े पहनने का जो सिस्टम है वो देश के अन्य हिस्सों में अलग है, पहनावा अलग है। लेकिन उसके बावजूद भी एक यूनिटी है। यूनिटी क्या है? एकता। दोस्तों, मैं यहां बता देना चाहता हूं कि यूनिटी मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं होता है, एक रूपता नहीं होता है। जैसे कि कुछ लोग मानते हैं कि जैसा मेरा धर्म है वही सबका हो, जो मैं कपड़ा पहनता हूं वही सब पहने, जो मैं खाना खाता हूं वही सब खाए। ये गलत है। हिंदुस्तान की जो असली ताकत है वह है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और यूनिटी क्या है? देश एक सिविलाइजेशनल यूनिटी है। चाहे, चूंकि पाकिस्तान अब उधर हो गया है, लेकिन आप चाहे आप शारदा मठ जो जम्मू कश्मीर के उस पार में है, जो आज़ाद कश्मीर का हिस्सा है, वहाँ अगर शारदा मठ में भी और इधर आप कन्याकुमारी चले जाएं तो क्या पाते हैं? एक ही स्क्रिप्चर है जिसका कि वहाँ भी मंत्रोजाप हो रहा है और कन्याकुमारी में भी हो रहा है। वेद के जानने वाले लोग विचार के स्तर पर या उनके सोच का स्तर और एक भावनात्मक लगाव आपको कन्याकुमारी में भी मिलेगा उतना ही जितना कि आपको बंगाल प्रांत में मिलेगा। तो जो एक सिविलाइजेशनल जो यूनिटी रहा है, सभ्यता की एकता, जिसका आधार क्या है? जिसका आधार है प्राचीन स्क्रिप्चर्स, हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा समय समय पर दिए गए उद्बोधन, जो लोगों में समाहित कर गया है, जो लोगों को विवश करता है कि अगर काम करूंगा तो ये गलत काम करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, और ये मैं अच्छा काम करूंगा तो मुझे पुण्य होगा। ये सारे इंपॉर्टेंट, जो आप देखते होंगे कि बंगाल का आदमी पिलग्रिमेज तीर्थाटन करने के लिए कहाँ जाता है? बद्रिकाश्रम जाता है, या केदारनाथ जाता है, या वैष्णव देवी मंदिर जाता है। वो क्यों जाता है? बिकॉज ऑफ द सिविलाइजेशनल यूनिटी। और ये सिविलाइजेशनल यूनिटी कोई एक दिन का नहीं है, बल्कि ये 5000 वर्ष से चल रहा है। तो हम, हालांकि डाइवर्सिटी है, विभिन्नता है, हर स्तर पर विभिन्नता है, लेकिन उसमें भी एक यूनिटी का थ्रेड है, धागा है। और ये हमारे समाज का, माने हिंदुस्तानी समाज का सबसे बड़ा ताकत है। और इसी ताकत पर अभी तक देश चल रहा है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमारा समाज धीरे धीरे बहुत तेजी से अर्बनाइज हो रहा है। 2011 के जनगणना के हिसाब से 31% लोग अर्बनाइज हो गए थे, मैंने शहरों में रह रहे थे। तो कितने 69% लोग अभी भी, मतलब 2011 के जनगणना के हिसाब से बता रहा हूं कि लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ? अभी और वृद्धि होगा जब 2021 का जब जनगणना आएगा, तो लगभग 40% के लोग, मुझे उम्मीद है कि वो शहरों में, जिस तरह से शहरों का विकास हो रहा है, तो फिर भी 60% लोग कहाँ रह रहे हैं? गांव में रह रहे हैं, पिछले 5000 वर्षों से रह रहे हैं। तो हमारा जो समाज है वो बेसिकली एग्रेरियन समाज है, रूरल समाज है। अगर आप पश्चिमी देशों की तुलना में देखें तो क्या है, वहाँ पर अमेरिका में 3% लोग मात्र एग्रीकल्चर पर निर्भर हैं, जबकि हमारे देश में 47% लोग एग्रीकल्चर में किसी पर निर्भर हैं। तो इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि अभी भी हमारा देश जो है वो गांव में निवास करता है। और गांव के निवास होने के कारण से बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि बहुत सारे गांव रिमोट एरियाज में भी हैं, वहाँ पर अभी भी अंडर डेवलपमेंट है, विकास की कार्रवाई अभी तेज़ी से चल रहा है। धीरे धीरे वो भी मेन स्ट्रीम में चले आएंगे। बहुत सारे गांव उजड़ रहे हैं, ये भी हो रहा है, क्योंकि जिस रफ्तार से अर्बनाइज हो रहा है हमारा समाज या शहरीकरण हो रहा है, उससे शहरों में भी बहुत सारी विकृतियां पैदा हो गई हैं। क्योंकि बहुत सारे शहरों में तो जगह ही नहीं है,
जहाँ पर कि लोग सही ढंग से रह सकें। तो छोटे छोटे से मकान में 10-10 लोगों के परिवार रहते हैं। में आप देखेंगे, चौल में देखेंगे, ये बहुत बड़ी समस्या है हिंदुस्तान में। और इसके अलावा क्लास एंड कास्ट डिवाइड, जैसे कि मैंने पूर्व के लेक्चर में आपको दोस्तों बताया था कि हमारे हिंदुस्तान के समाज की सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर वो क्या है, कास्ट फैक्टर, जाति। यहाँ पर सैकड़ों जातियाँ हैं और उन जातियों में अलग अलग जो है कंपटीशन होता है। आपको मैंने सेंसिटाइजेशन प्रोसेस बताया था, जिसमें कि हमने पहले तो बताया था कि कास्ट जो है वो क्लोज ग्रुप है, लेकिन बाद में क्या बताया कि देयर इज ए सर्टेन लिमिट ऑफ मोबिलिटी विद इन द कास्ट एंड दैट इज कॉल्ड सेंसिटाइजेशन। अब एक सेंसिटाइजेशन प्रोसेस या वेस्टर्नाइजेशन जो प्रोसेस हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह है कि जातियों के बीच में संघर्ष हो रहे हैं टू गेट सुप्रीमेसी ओवर अदर्स। तो ये प्रक्रिया सैकड़ों वर्षों से हिंदुस्तान के समाज में जाति व्यवस्था में चलती आ रही है और अभी भी गांव देहातों में जाति एक फैक्ट है। लेकिन इसके साथ ही आप देखेंगे कि जब हमने पूर्व के वीडियो में बताया था कि वर्टिकल जो सॉलिडरिटी थी कास्ट की, जाति की, वो तो टूट रहा है, जैसे जजमानी सिस्टम खत्म हो रहा है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल सॉलिडरिटी है कास्ट की वो व्यापक हो रहा है, मजबूत हो रहा है। और उसका एक उदाहरण मैं बता देता हूं कि बहुत सारी जातियां लामबंद होकर के दूसरी जातियों को हराती है। जैसे अभी बिहार के इलेक्शन का मैंने एग्जाम्पल दिया था, वो क्या है, बेसिकली बहुत सारी, जैसे मान लीजिए कोई भी एक ऐसी जाति नहीं है जो मान लो यादव है और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन है बिहार में, तो वो 30% होता है। लेकिन 30% से आप चुनाव नहीं जीत सकते, कम से कम 40-45% होना चाहिए। और इसीलिए आरजेडी को क्या करना पड़ा, दूसरे जातियों से, माने दूसरी पार्टियों से अलायंस करने पड़े। तो इस तरह से हिंदुस्तान में आजकल जातियां चुनाव लड़ती हैं, पॉलिटिकल पार्टी नहीं लड़ती हैं। पॉलिटिकल पार्टी हैज बिकम ए कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ कास्ट, जातियों के समूह में तब्दील हो गई है 90% मामले में। अगर कोई इमरजेंसी का मामला आ गया है, देश पर बहुत बड़ा संकट आ गया, तो उस स्थिति में तो हम देखेंगे कि लोग जाति से हट करके चुनाव में मतदान करते हैं। लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में जातियां चुनाव लड़ती हैं। और ये कैसे हुआ है? बिकॉज ऑफ द हॉरिजॉन्टल सॉलिडिटी ऑफ कास्ट। तो जैसे कि लोग कह रहे हैं कि जातियां खत्म हो रही हैं, तो दोस्तों जातियां खत्म नहीं हो रही हैं, उनके जो कार्य हैं, जो उनके जो रूप हैं, वो बदलते जा रहे हैं। तो एक तरफ तो हम कास्ट देखते हैं और दूसरे तरफ क्या देख रहे हैं, क्लास। क्लास क्या होता है बॉस? सॉरी, क्लास जो होता है वो होता है यूनिवर्सल। इसके बारे में हम अलग से भी बताएंगे आपको। और ये क्लास की उत्पत्ति क्यों हुई है, जैसे कि मैंने अभी बताया था पूर्व के लेक्चर में कि लगभग 30 करोड़ हिंदुस्तान में ऐसे लोग हो गए हैं जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, जिनका लाइफ स्टाइल, जिनका सोर्स ऑफ इनकम किसी भी पश्चिमी देश के मिडिल क्लास से कम नहीं है। हालांकि यह भी तथ्य है कि 20, 22, 25% लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन में हिंदुस्तान में गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि हिंदुस्तान का जो मिडिल क्लास है उसकी आबादी अमेरिका के टोटल आबादी से ज़्यादा है। तो इसके कारण से क्लास की उत्पत्ति हो गई, वर्ग की उत्पत्ति भी हो गई है। तो हमारे देश में कास्ट और क्लास दोनों एक साथ चल रहा है। और लास्ट में टॉलरेंस एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, जैसा कि मैं अभी बताया हूं, सहिष्णुता। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी बताया कि दूसरे धर्म को भी, दूसरे समाज को भी, दूसरे भी कल्चर को भी हमने समाहित करने का क्षमता हमेशा रखा है। हम जापान नहीं हो गए, हम चाइना नहीं हुए कि सारे दरवाजे हमने बाहरी लोगों के लिए बंद कर दिया। हमने दूसरे के विचारों को उसी तरह से समझा, परखा, उनको अपने घर में रहने की इजाज़त दी जिस तरह से हम रहते आए हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, जब पारसियों का कत्ल मुसलमानों के द्वारा पर्सिया में किया जाने लगा तो पारसी, बहुत सारे पारसी भाग गए वहाँ से और वो आकर के सूरत में रुके। वहाँ सूरत के राजा से उनका एक अनुबंध हुआ और उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस केवल आप नहीं करेंगे और आप स्वागत हैं। और उन्होंने अंडरटेकिंग दिया कि आप किसी प्रकार के राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करेंगे,
तो आप रहने के लिए यहाँ पर स्वतंत्र हैं। और उस दिन से पारसी लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं, 1000 वर्ष के ऊपर से रह रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारा जो टॉलरेंस या सहिष्णुता का जो भाव है, दूसरे लोगों के जो व्यू पॉइंट है उससे सुनने की जो क्षमता है वो बेमिसाल है। वो दूसरे जगह आपको, दूसरे सिविलाइजेशन में आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आप दूसरे सिविलाइजेशन की बात देखेंगे तो मार काट, क्रुएल्टी, गुलाम बनाने का, अभी आप जर्मनी का ताज़ा ताज़ा दृष्टांत है जहाँ पर उन्होंने यहूदियों को कत्लेआम कर दिया था। हमारे देश में इस प्रकार का इतनी वायलेंस कभी नहीं हुआ। तो ये देखने वाली बात है, जबकि हम 1000 वर्ष तक गुलाम रहे हैं, उसके बाद भी हमने किसी को प्रताड़ित और परेशान या क्रूरता का प्रदर्शन नहीं किया हुआ है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो हमारे भारतीय समाज की विशेषता है। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि भारतीय समाज की विशेषता तो है, लेकिन कुछ जो पॉइंट्स हैं वो भारतीय समाज पर हमेशा उसको कमजोर करने का प्रयास करते हैं। और वो पहला फैक्टर क्या है? कास्टिज्म, जातिवाद। जातिवाद का दोस्तों मतलब जाति तो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन जब जातिवाद का मतलब क्या होता है? जब एक जाति के लोग एक अपने ही बारे में सोचने लगे टू द एक्सक्लूजन ऑफ अदर कास्ट, जैसे पद के मामले में, प्रिविलेज के मामले में, किसी सरकारी सुविधा के बारे में, तो उसको बोलते हैं जातिवाद। तो हमारे देश में जिस तरह से जातिवाद फैला है, खास करके उत्तर भारत में और अभी तो पूरे देश में, कर्नाटक में भी, आंध्र प्रदेश में भी, तमिलनाडु में भी, तो ये हमारे देश की यूनिटी को कमजोर कर रहा है। तो इससे हमें जूझना होगा। हालांकि हमारे भारतीय संविधान ने जाति को पूरी तरह से निरस्त कर दिया है। आपने देखा होगा आर्टिकल 15-16 में कि पूरी तरह से उसको खारिज कर दिया है, जाति का कोई महत्व कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं रहने दिया है। लेकिन फिर भी जाति एक फैक्ट है, जाति रहना कोई उतना बुरी चीज नहीं है। धीरे धीरे उसमें परिवर्तन भी आ रहे हैं, लेकिन जब कास्टिज्म हो जाता है, जातिवाद हो जाता है, जैसे मान लीजिए ब्राह्मणवाद हो गया, या यादववाद हो गया, या क्षत्रियवाद हो गया, या जाटवाद हो गया हरियाणा में, जो केवल जाट के ही मुख्यमंत्री बनेंगे, दूसरा नहीं बनेगा 50 साल में, या यूपी में यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे, दूसरा नहीं बनेगा, तो ये सरासर गलत है। दूसरा है रीजनलिज्म, क्षेत्रीयतावाद। अब जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे देश विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित है, भौगोलिक संरचना भी अलग अलग है। हमने पूर्व के वीडियो में बताया था फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया में कि कहीं पर ज़्यादा बारिश होती है, कहीं सूखा रहता है, कहीं पर हिमस्खलन होता है। तो ज्योग्राफी भी अलग अलग है, संसाधन भी अलग अलग हैं। पानी के स्रोत का भी साधन उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा है, लेकिन डेक्कन ट्रेप में बहुत कम है। कहीं पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, जैसे बॉम्बे और उसके आसपास के इलाकों में, और बिहार जैसे प्रांत छूट गए हैं आज़ादी के बाद से। तो उससे क्या हो गया कि क्षेत्रीयतावाद को बढ़ावा मिल गया। अब इससे जो बहुत सारी रीजनल पार्टियां उत्पन्न हो गई हैं, क्षेत्रीय पार्टियां उत्पन्न हो गई हैं, जो क्षेत्रीय भावनाओं को उभार रही हैं। जैसे आपने आंध्र प्रदेश को देखा होगा, तेलुगु देशम पार्टी, या तमिलनाडु में देखा है DMK पार्टी या AIDMK पार्टी। ये सब क्या है? ये एक क्षेत्रीयतावाद होने का, और उसका कारण यह है कि क्षेत्रीय असंतुलन, तो उस क्षेत्रीय असंतुलन को पाटने की जरूरत होगी। क्योंकि आपको मालूम होगा कि आज़ादी का जो फल है, जो रिजल्ट है, फ्रूट्स हैं, वो सभी राज्यों को एक समान नहीं मिले हैं। कुछ जो विकसित राज्य थे जैसे महाराष्ट्र, उनमें बहुत ज़्यादा विकास हो गया है। बिहार के जैसे राज्य पीछे रह गए, तो वहाँ के लोग जो है ना मजदूर हो गए हैं। अधिकांश लोग क्या है, वो कॉलोनी हो गई है महाराष्ट्र की, तो उनमें एक असंतोष का भाव उत्पन्न होता है, और असंतोष होने के बाद में वो एग्रेसिवनेस दिखाते हैं। आपने बहुत सारे यूपी और बिहार के लोगों को देखा होगा, बहुत सारा एग्रेसिवनेस रहता है, क्योंकि उनको लगता है, सेल्फ रिस्पेक्ट पर बट्टा लगता है कि हमको दूसरे के यहाँ जाके काम करना पड़ रहा है, क्योंकि अपने राज्य में उनको उतना संसाधन नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट दे सके। तो कोई महाराष्ट्र में नौकरी कर रहा है, कोई तमिलनाडु में कर रहा है, कोई दूसरे राज्यों में कर रहा है, पंजाब में कर रहा है, अपने मन से नहीं कर रहा है, बेमन से कर रहा है। तो इस रीजनलिज्म को
कम करना होगा, क्षेत्रीय संतुलन कम करना होगा। उसी तरह से संप्रदायवाद जो कम्युनलिज्म है, देश आज़ाद होने के बाद में और उसके पहले 1857 के से शुरुआत हुई इस संप्रदायवाद की, जो अंग्रेजों ने शुरू किया था, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। हिंदुस्तान के पार्टीशन होने के बाद में और उसके बाद आज़ाद भारत में भी सैकड़ों जो है ना कम्युनल दंगे हुए हैं। इस कम्युनल दंगे को समाप्त या पाटने की जरूरत है, नहीं तो ये देश को विखंडित कर देगा। इसके बाद में आपने देखा होगा कि 60 और 70 के दशक में भाषावाद की जबरदस्त समस्या उत्पन्न हो गई और जिसके कारण से भाषा के आधार पर बहुत सारे राज्यों को बनाना पड़ा भारत सरकार को, जैसे आंध्र प्रदेश, जैसे बॉम्बे या गुजरात या नागालैंड, ये सारे राज्य बने। वो हालांकि अब जो लिंग्विज्म जो है, जो भाषावाद की समस्या, वो थोड़ा उसका जो ताकत है वो कमज़ोर हो गया है। इसके अलावा हम जो बॉर्डर स्टेट है, जो जम्मू कश्मीर का जो इलाका है, दोस्तों देख रहे हैं 30 वर्ष से आतंकवादियों के गिरफ्त में है। हजारों लाखों करोड़ों रुपये का नुकसान हो चुका है। बहुत सारे पुलिस वाले मारे जा चुके हैं, बहुत सारे आतंकवादी मारे जा चुके हैं। और इसी तरह से नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर में जो बोडो आंदोलन या नागा विद्रोह, मिजोरम के द्वारा मिजो आंदोलन, ये सारे जो नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट हैं, वहाँ पर विभाजनकारी तत्व अभी भी मौजूद हैं और ये हमेशा संघर्ष करते रहते हैं, जिसमें कि जान माल का नुकसान रहता है। इसको भारत सरकार ने अभी बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया हुआ है। टेररिज्म, तो टेररिज्म हिंदुस्तान में जो आतंकवाद है, खास करके ये पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। वहाँ से ये टेरर या आतंकवादी भेजते हैं जो हिंदुस्तान में जान माल का नुकसान करते हैं। और कुछ जो जम्मू कश्मीर के अभी जो धारा 370 हटने के बाद में बहुत आतंकवादी घटनाओं में बहुत कमी आ गई है, क्योंकि अब पाकिस्तान उतना ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं कर पा रहा है। लेकिन फिर भी वहाँ के जो 5-10% जो लोग हैं, वो अभी भी हिंदुस्तान के सरकार से या वहाँ के राज्य सरकार से वो प्रसन्न नहीं है और वो पाकिस्तानी सपोर्टर हैं। तो जिसके कारण से आतंकवाद अभी 10-15% रह गया है। अगर दोस्तों आप जानते हैं कि अगर आतंकवादी घटना या सबवर्सिव घटना तभी भी सफल हो सकती है जब वहाँ पर 15 से लेकर 30% लोगों का समर्थन उस आतंकवादी के साथ में हो। नहीं तो अगर नहीं समर्थन होगा तो आतंकवादी तो दूसरे ही दिन मारा जाएगा। लेकिन जब जो समर्थक जो हैं वो अगर उसको हाइडआउट प्रदान कर देंगे, छिपने का आधार प्रदान करेंगे, तो क्या होगा? वो बचा रहेगा, वो गलत गलत गतिविधियां करता रहेगा। तो जैसे कि आप देखते होंगे चंबल में डकैतों का जो अभी सफाया हो गया, लेकिन पहले डकैत इतना ज़्यादा क्यों प्रभावी होता था? वो इसलिए प्रभावी होता था कि मान लीजिए अगर राजपूत जाति का या ब्राह्मण जाति का कोई डकैत पैदा हुआ तो उसके साथ में सारे ब्राह्मण जाति के लोग लग जाते थे और उसी के माध्यम से उसके आड़ में बहुत सारे जमीनों को कब्जा करते थे। ये उनका आशा था। इसीलिए जब उस पर कोई विपत्ति आती थी या पुलिस का जबरदस्त कैंपेन चलता था तो जिस जाति का वो डकैत होता था उस जाति के लोग उसको संरक्षण देने या हाइडआउट देने या छिपाने का काम करते थे और इसीलिए डकैत लोग 10-15 साल 20 साल तक ऑपरेट कर पाते थे। तो कहने का आशय यह है कि जब तक समाज के कुछ लोगों के द्वारा समर्थन नहीं मिलेगा तब तक आतंकवादी गतिविधियां या डकैती गतिविधियां या क्रिमिनल एक्टिविटीज चालू नहीं रह सकती है। तो और एक लास्ट फैक्टर यह है कि पाकिस्तान फैक्टर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि 1947 के बाद से ही हमारे देश में पाकिस्तान हमेशा हमारे खिलाफ चलता गया है और चाहे वो 1947 जम्मू कश्मीर का मामला हो, चाहे वो 1965 का, 1971 का, उसके बाद में कारगिल का मामला हो, या ये कम से कम 4 युद्ध हम पाकिस्तान के साथ लड़ चुके हैं। और पाकिस्तान अपने को माने हिंदुस्तान के मुस्लिमों का भी वो बहुत बड़ा पैरोकार अपने आप को मानता है। पाकिस्तान एक रॉक कंट्री है जहाँ पर कि आप देखेंगे कि वहाँ का जो सत्ता है वो मिलिट्री के पास में है। अगर आप पाकिस्तान का एक वित्त बनाएं, सर्किल बनाएं, तो उसमें केंद्र, उसमें क्या आएगा? पाकिस्तान। उसके बीच में जो सर्कल बनेगा वो क्या आएगा? पंजाब। और उसके सबसे जो लास्ट का जो सर्किल होगा जो केंद्र के पास में वो क्या है? मिलिट्री। तो ये जो मिलिट्री हैं वो सब जागीरदार के बच्चे हैं, जमींदार के बच्चे हैं और ये पूरी तरह से पाकिस्तानी समाज को प्रभावित किए हुए हैं। और जिसके कारण से आज़ादी के बाद से ही पाकिस्तान के
जो संसाधन हैं उसमें जो उसकी मिलिट्री जो है ताकत, दोनों में असंतुलन है। मतलब अधिक से अधिक पैसे मिलिट्री पर खर्च हो रहे हैं और पाकिस्तान का जो मिलिट्री है वो वर्ल्ड का 6ठे नंबर का मिलिट्री ताकत है, जबकि पाकिस्तान की जो आप इकोनॉमी देखेंगे तो 40, 50, 60 के श्रेणी में आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान के अधिकांश संसाधन पर इन फौजों का कब्जा है और ये नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में दोनों में भाईचारा स्थापित हो। और इसीलिए ये राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ पार्टीशन इन इंडिया इन 1947 अभी तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान में 4 लड़ाई हो चुकी है और अभी भी जो हमारा जो रिलेशन है वो अच्छा नहीं है, बल्कि एक हॉस्टाइल कंट्री हो गया है। और वो जम्मू कश्मीर में और देश के अन्य भागों में, जैसे कि बॉम्बे में जो आतंकवादी घटना हुआ या दूसरे पठानकोट में या बहुत सारे जगह जो गतिविधियां हुई, उसमें पाकिस्तान के मंत्री ने खुद कबूला कि हम लोगों ने करा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पाकिस्तान जो है ना हमारे देश के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है और हिंदुस्तान की सरकार को हमेशा इसके लिए चौकन्ना रहना पड़ेगा। तो इस तरह से जो विभाजनकारी जो तत्व हैं इसके बारे में हमने 7-8 पॉइंट बताए। समय समय पर ये विभाजनकारी तत्व अपना सर उठाते रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही बेहतर स्थिति है कि हमेशा भारत की सरकार ने, चाहे किसी पार्टी की सरकार हो, उन्होंने आगे बढ़ के लीडरशिप की भूमिका निभाई और उस जो प्रॉब्लम था, जो समस्या थी, चाहे वो रीजनलिज्म की हो या कम्युनलिज्म की हो या लिंग्विज्म की हो या रिलीजियस बाइगोटरी का हो, उसको समस्या को समाधान किया। तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, हालांकि लेक्चर बहुत लंबा हो गया है। तो अगर आपको कोई पॉइंट हो तो आप पूछें। थैंक यू।